मोहब्बत के बाद कोई और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ख़ानदान में ख़ानदान की मजबूती के लिए, ख़ानदान की तरक्की के लिए सामने आती हैं। किसी का ज़िक्र आप करना जी चाहेंगे? मैं समझती हूँ कि मोहब्बत के बाद अगर एक बहुत ही ख़ानदान मिसाली घराने को अगर वो जोड़े रखती है, तो वो हस्बैंड वाइफ की वफ़ादारी है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ लॉयल होना चाहिए। अगर वो वफ़ादार नहीं है, तो मैं नहीं समझती कि भी उसकी वाइफ जो है, क्योंकि सम टाइम हम बहुत सारी चीज़ों को हाइलाइट नहीं कर रहे होते ना, तो हम कोशिश करते हैं कि एक-दूसरे से छुपाते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को जो है वो दोनों को बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और दोनों ही एक-दूसरे के साथ वफ़ादार हों। छोटी-छोटी बातों को एक-दूसरे से शेयर करने से जो है वो मसाइल को हल किया जा सकता है। और अगर वो वफ़ादार नहीं, तो मैं नहीं सोचती कि वो एक मिसाली घराना होगा। और अगर वो दोनों लॉयल नहीं है एक-दूसरे के साथ, तो उनके बच्चे भी इस बात को जो एक्सेप्ट करेंगे या वो एक अच्छा तासुर नहीं लेंगे। आपने खूबसूरत बात की है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ वफ़ादार होना जी, चाहिए, और क्योंकि ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए वफ़ादारी बहुत ज़रूरी जी, है। और एक और भी बड़ी खूबसूरत बात ज़हूर साहब, कि कलाम मुक़द्दस में हमें मिलता है कि जान देने तक वफ़ादार रहना, तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँ। एक बड़ा रिवॉर्ड है इसका कि अगर हस्बैंड वाइफ भी एक-दूसरे के साथ लॉयल रहते हैं, वफ़ादार रहते हैं, सबसे पहले तो हमारी वफ़ादारी अपने खुदावंद से होनी चाहिए। अगर हम खुदा से वफ़ादार हैं, तो ऑटोमैटिकली ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं। तो हमें इनको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। हाँ जी, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल मुत्फ़िक हूँ कि हमें खुदा के साथ वफ़ादार रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ हमें अपने ख़ानदान के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने घराने के साथ भी वफ़ादार रहने की ज़रूरत है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जब शौहर और बीवी, चूँकि वफ़ादारी तब आती है जब आपके अंदर मोहब्बत हो या दूसरे के अंदर मोहब्बत हो, मोहब्बत के बाद वफ़ादारी आती है। अगर मोहब्बत ही नहीं है, तो फिर वफ़ादारी भी नहीं है। पादी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। देखा ये गया है कि ख़ानदान में जब मियाँ बीवी में वफ़ादारी बढ़ जाती है, तो फिर ख़ानदान के दूसरे अफराद जो हैं, वो इसको कुछ और अंदाज से लेना शुरू कर देते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है जब नई-नई शादी होती है, तो चूँकि शौहर बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, और लड़का चूँकि अब उसने बाइबल मुक़द्दस पर हाथ रख कर वादे भी किए होते हैं, अगर इत्तेफाक से कभी वो बाहर से कोई चीज़ लेकर आता है, कोई शॉपर लेकर आता है, वो सीधा बीवी के कमरे में चला जाता है, तो सारे घर वालों को बड़ा रंज होता है, बड़ा दुख होता है। वक्त एक किस्म का पड़ जाता है कि जी अब तो शापर उधर जा रहे हैं, अब तो लिफाफे उधर जा रहे हैं। अगर कभी वो इससे ज़्यादा अपनी वफ़ादारी का इजहार कर दे, इससे ज़्यादा अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे, और वो तनख्वाह ले जाकर अपनी बेगम के हाथ पर रख दे, तो ख़ानदान वाले तो फिर उसका बिल्कुल बाइकआउट कर देते हैं कि जी अब तो ये नीचे लग गया है, ये थल्ले लग गया है। और ज़हूर साहब, मैं ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब शादी होती है, तो ये हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी वाइफ को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाए, क्योंकि उसके लिए वो फैमिली बिल्कुल एक न्यू होती है और उसको नहीं पता कि उनकी आदात क्या हैं या उनका तौर तरीके क्या हैं। तो हस्बैंड अगर पहले दिन ही उसको बताए कि मेरी मदर की ये आदात हैं, मेरी फैमिली की ये चीज़ें हैं जिनको आपने मतलब हाईलाइट नहीं करना, तो रिस्पेक्ट उसने दिलवानी है अपनी वाइफ को भी और अपनी फैमिली को भी अपनी वाइफ के सामने। तो अगर वो इस तरह करता है, तो मेरा ख्याल है कि वाइफ जो है वो बेहतर तौर पर अपना रोल जो है वो प्ले कर सकती है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ बाप ये सोचें, क्योंकि वो एक ज़िम्मेदारी बनकर आती है बेटी खुदा की जो है कलाम के मुताबिक, तो उसको बैलेंस रखना चाहिए। उसको वाइफ के हकूक़ को बैलेंस रखना है, अपने पेरेंट्स को इक्वल प्लेस देनी है, क्योंकि जो माँ बाप की जगह है वो बीवी नहीं ले सकती और जो बीवी की जगह है वो पेरेंट्स नहीं ले सकते। तो जब एक हस्बैंड सब चीज़ों को बैलेंस करता है ना, तो मैं समझती हूँ कि फिर एक पूरा एक कंप्लीट पैकेज या एक खूबसूरत ख़ानदान जो है वो हमें मिलता है। फिर लोग ये नहीं कहते कि जोरू का गुलाम हो गया है। अक्सर लोग कहते हैं जी वो तो जी अब बीवी के पीछे ही लग गया है और हम इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे हमने पहले भी बातें की कि मर्द को इख्तियार दिया गया है, तो ही कैन डू एवरीथिंग एंड ही कैन मैनेज एवरीथिंग। ऐसा ही है, जब एक ख़ावंद जो है वो बड़ी वफ़ादारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ अपने ख़ानदान के साथ मुखलिस है,
अपनी बीवी के साथ वफ़ादार है, उसकी हर बात पे ध्यान रख देता है, तो फिर ख़ानदान में कोई मुश्किल पेश नहीं आती, बल्कि ख़ानदान को और ज़्यादा अच्छे तरीके से जी वो बिल्कुल। चला सकता है। जी बिल्कुल। ऐसे ही है ज़हूर भाई, मैं अपनी मतलब पर्सनल बताना चाहती हूँ कि जब मैं ब्याह कराई तो बिल्कुल एक ये अननोन फैमिली थी मेरे लिए। लेकिन मैं जैसे पहले शेयर किया कि एक बेटी जब आती तो उसके लिए एक ख़ानदान बिल्कुल नया होता है। तो मैं जब इस फैमिली में खादमों का घर आना है, और जब मैं यहाँ पर आई तो सबसे पहले जो मुझे प्रायोरिटी दी वो मेरे इन लॉज ने ही दी, ठीक है। और वो मुझे बिल्कुल ऐसे ही कंसीडर किया गया कि जैसे मैं उनकी बेटी हूँ, क्योंकि मेरे जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ बीमार थी और फादर इन लॉ नहीं थे, तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं बड़ी, मेरे हस्बैंड की सिस्टर, उन्होंने मुझे जस्ट लाइक शी कॉल्ड मी ऑल द टाइम बेटा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मुझे बेटा कहती हैं, मुझे बेटी समझती हैं, तो मुझे बड़ा सिक्योर फील हुआ। तो उसमें मैं ये सोचती हूँ कि हस्बैंड का बड़ा रोल होता है। तो मेरे हस्बैंड ने कभी रिश्तों में जो है वो क्या कहते हैं कि ये नहीं किया कि मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी दी और अपनी फैमिली को नहीं, उन्होंने दोनों को लेके चल रहे हैं। यानी जहाँ मेरी वैल्यू है वो वहाँ पे मुझे वैल्यू करते हैं, और जहाँ बहन भाइयों की वैल्यू है वो उनको वैल्यू करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब मुझे उन्होंने इतना सिक्योरिटी दी, मेरी फैमिली ने, मेरे लॉज ने, तो मुझे ऑटोमेटिकली उस ख़ानदान को अडॉप्ट करने में मुश्किल नहीं लगी। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि अक्सर आप देखते हैं माशरे में इर्द गिर्द नंद भावज के बड़े झगड़े नज़र आते हैं, इवन कि सास बहू के भी। बट आई एम द लकीस्ट पर्सन कि मुझे जो खुदा ने नंदें भी दी वो बहुत ही लविंग है, मतलब केयरिंग है। और मुझे आज तक जो है कभी मेके की याद बेटियों को तब आती है जब ससुराल से प्यार ना मिले। तो मैं शादी के बाद बहुत ही कम अपने मेके गई हूँ कि मुझे समटाइम जो है ना, आप यकीन करें, ब्लैकमेलिंग भी की गई मेरी बड़ी नान ने कि अगर आप लोग क्रिसमस हमारे साथ नहीं ना करेंगे तो मैंने मर जाना है। तो मुझे बड़ी इवन की बातें मेरे बच्चों में भी डेवलप हो गई कि मामा अगर हम क्रिसमस पे इस दफ़ा ननियाल में गए और ससुराल में ना गए दादके में तो फूफो मारी ना जाए। तो मैं ये सोचती हूँ कि प्यार है, और उन्होंने मुझे प्यार दिया, और मैं चाहती हूँ वो प्यार आज हमारे जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार, एक रिश्तों को रिस्पेक्ट देना सीखें। जी, मैं यहाँ पर ज़ोर साहब मैम की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। जिस तरह इनकी मिसाल हमारे सामने, अगर ख़ानदानों में ऐसी मिसालें कायम हो जाएं तो हमारे जो ख़ानदान है वो वाकई मिसाली घराने बन जाए। वरना मैं चूँकि खिदमत में हूँ, चर्च में खिदमत करता हूँ, हमारे पास रोज़ाना ऐसे लोग आते हैं दुआ के लिए, और बहुत से लोग इस तरह के भी आते हैं जिनका पूरी बात का मफहूम ये बनता है कि जे मैं सस बनी तो नूह चंगी ना लभी, जे नूह बनी तो सस चंगी ना लभी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तब होता है जब हमारी वफ़ादारियाँ, जब हमारी मोहब्बतें, जब हमारी सिर्फ़ ख्वाहिशात अपने तक महदूद होती हैं, हम उन्हें दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि अगर एक शौहर अपनी बीवी को गाइड करे और इस तरह एक बीवी अपने शौहर को अपने ख़ानदान के बारे में गाइड करे, तो मैं समझता हूँ कि दोनों का जो ताल्लुक़ है वो यकीनन मिसाली घराना बनने का सबब बन सकता है। बहुत शुक्रिया पाजी साहब, अच्छी बात आप कर रहे थे कि जब हम एक दूसरे की ज़िम्मेदारियों को, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं तो ख़ानदान में तरक्की होती है, ख़ानदान मजबूत होता है। जी, मिसाली ख़ानदान, मिसाली घराना बनता है। जी ज़ोहर साहब, बिल्कुल। देखिए, हर काम में दर्जात होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम दर्जात की बात करें तो जैसे जैसे हम मोहब्बत के दर्जात से नीचे आते जाएंगे हमारी मोहब्बत कम होती जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि मोहब्बत वही रहेगी, लेकिन तरजीहात में थोड़ा सा फ़र्क आता रहेगा। जैसे खुदा ने हमें बनाया है, खुदा मोहब्बत है और हम खुदा की तख्लीक हैं, तो इसलिए सबसे पहली मोहब्बत का दर्जा हमारा खुदा के लिए होना चाहिए, और उसके बाद हमारी मोहब्बत हमारे अपने घराने से है, अपने ख़ानदान से है। ख़ानदान में अगर मोहब्बत ना होगी तो यकीनन ये ख़ानदान के लिए, उसकी मिसाली घराने के लिए ये नुकसान का बायस होगा। उसके बाद हमें अपने कामकाज से, हमें अपनी जॉब से, हमें अपने बिज़नेस से वफ़ादार रहना है। उसके बाद हमें अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों से वफ़ादार रहना है।
जिस तरह से मोहब्बत की कैटेगरीज आपने बयान की हैं, इसी तरह से हम वफ़ादारी में भी इसको इसी तरह ले सकते हैं कि पहले वफ़ादारी खुदा के साथ, फिर वफ़ादारी अपने जीवन साथी के साथ, फिर वफ़ादारी अपने बच्चों के साथ, फिर वफ़ादारी अपने काम के साथ, और इसी तरह से फिर अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब के साथ भी। और जब हम इस तरह से इन दर्जात को रखते हैं सामने, तो मेरा ख्याल है कि हम अपने ख़ानदान को, अपने घराने को और ज़्यादा मजबूत करते चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बातें जो हैं आज के प्रोग्राम के लिए, ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में, मिसाली घराने के हवाले से जो हमने बातें की हैं, यकीनन ये हम सब के लिए बाइस बरकत है। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने आज इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत सी हमारी बातों में हमारा साथ दिया और हमारे साथ रहे। आपकी तवज्जो के लिए हम आपका नहायत शुक्रिया अदा करते हैं। हम दूसरों की मुसरत की खातिर वफा से प्यारों का दामन भरेंगे। हम दूसरों की मुसरत की खातिर वफा से प्यारों का दामन भरेंगे। मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ